नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में बता दें कि सेना के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि फोर्ट विलियम में 16वें संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल भी इसमें शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोलकाता में सेना के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम व्यवस्था की गई है। कोलकाता में सेना के सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोलकाता में सेना के सम्मेलन और जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फोर्ट विलियम में 16वें संयुक्त कमांडों का सम्मेलन होगा, जहां बता दें कि शिरकत करेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन और पश्चिम बंगाल के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां सेना के सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां सेना के सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि संयुक्त कमांडर आखिर होता क्या है, जहां बता दें कि वैश्विक रणनीतिक स्तर पर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, बलों की नीति और रणनीति पर गहन चर्चा होती है, परिचालन और संगठनात्मक सुधारों पर फोकस किया जाता है। ये बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दें कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर और इसके साथ ही सशक्त बलों के लिए जहां नागरिक और सैन्य नेतृत्व को एक साथ लाना मकसद होता है और रणनीतिक स्तर पर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है और इसके साथ ही संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही बता दें कि सम्मेलन का अर्थ नागरिक और सैन्य नेतृत्व को एक साथ लाना होता है, जहां रणनीतिक स्तर पर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है और इसके साथ ही बलों की नीति और रणनीति पर गहन चर्चा की जाती है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके साथ ही उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारी और सशक्त बलों के लिए विचार का मंथन किया जाता है, जहां मंच प्रदान किया जाता है और तमाम रणनीतियों पर चर्चा भी की जाती है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का आज का दौरा है, एक माह में दूसरा बिहार का ये दौरा है उनका। राष्ट्रीय मखना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी और इसके साथ ही मखाना उत्पादन और तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मखाना उत्पाद और तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां एक माह में दूसरा प्रधानमंत्री मोदी का ये बिहार का दौरा है। दौरे को लेकर तमाम तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार का दौरा है और इसके साथ ही बता दें कि एक माह के भीतर उनका ये दूसरा बिहार का दौरा है और बता दें कि मखाना उत्पादन का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे और भी ज्यादा प्रगति होती हुई नजर आएगी और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की गई है उनके दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स दिवस के अवसर पर सर एम्स को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी प्रतिभा ने भारत के इंजीनियरिंग क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने सभी इंजीनियरों को बधाई दी और उनके रचनात्मक प्रयासों, नवाचार और विभिन्न क्षेत्रों में कठिन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंजीनियर विकसित भारत के निर्माण में लगातार महत्वपूर्ण योगदान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि असम की यात्रा बेहद ही उपयोगी रही, जो अपार उत्साह और स्नेह से भरी थी। प्रधानमंत्री ने इस दौरे से जुड़ी मुख्य बातें भी साझा की और कहा कि राज्य में जनता का जोश और समर्थन विकास के संकल्प को और भी मजबूत करता है। অসমৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ এই
ऐतिहासिक दिन को दरभंगा सिर लौकते हमाग्र অসমবাসীক मैं आंतरिक उलोगारू अभिनंदन जोनाइशु। सरकार और असम वासियों के साझा प्रयासों से आज असम देश और दुनिया में धूम मचा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है, वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया है। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता, लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखा रहा है। असम इस अभियान के प्रमुख केंद्रों में से एक है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार असम की पुरानी पहचान को सशक्त कर रही है और असम को आधुनिक पहचान से भी जोड़ रही है। बीजेपी असम को विकास और विरासत से समृद्ध राज्य बना रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां सीएम सैनी एमडीजी रिजर्व कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी संग करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दौरा है और इसके साथ ही बैठक कर तमाम जरूरी मुद्दों पर चर्चा संभव है और इसके साथ ही मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। बता दें कि ऑल इंडिया कन्वेंशन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम सैनी, जहां तमाम तैयारियां की गई हैं। इसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे सीएम सैनी और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी उनके साथ मौजूद कर और बैठक में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों और सुझावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्या का निवारण सुनिश्चित किया जाए और हर मामले में पारदर्शिता बनी रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से अपनी समस्याएं साझा की। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन होगा। सीएम योगी करेंगे स्टार्टअप कॉन्क्लेव में शामिल और इसके साथ ही लखनऊ में स्टार्टअप का संगम देखने को मिलेगा। स्टार्टअप को मिलेगा नया मंच और नवाचार बढ़ाने का बेहतरीन अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 मंच शामिल होंगे। ये कार्यक्रम बता दें कि NSCIR और NBRI के बता दें कि एनक्रॉल ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा। स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सीएम धामी का आज का कार्यक्रम है। मॉरिसन पीएम नवीन चंद्र राम गोयल से विदाई और राजभवन में अखंड पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम और इसके साथ ही 11 बजे राजभवन में आयोजित होगा यह पाठ, जहां 4 बजे देहरादून से बेंगलुरु हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट से फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम धामी। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज कार्यक्रम है और सीएम धामी बता दें कि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का दौरा है। मॉरिसन पीएम को विदाई दी और इसके साथ ही राजभवन में अखंड पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। 11 बजे राजभवन में आयोजित होगा ये पाठ, जहां बता दें कि 4 बजे देहरादून से बेंगलुरु। और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट से फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम धामी। मॉरिसन पीएम को बधाई दी। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम है, जिसकी तमाम तैयारियां की गई हैं 4 बजे देहरादून से। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पाठ का आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम धामी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान समारोह में शामिल हुए।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चिन्हित साहित्यकारों को सम्मानित किया और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके साथ ही देहरादून से हम ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां हिंदी दिवस के अवसर पर बता दें कि सीएम धामी ने साहित्यकारों को सम्मानित किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा संस्कृति की पहचान है और हिंदी प्रचार प्रसार पर उन्होंने जोर दिया। जहां बता दें कि हिंदी हमारी संस्कृति की पहचान है। सीएम धामी ने साहित्यकारों को सम्मानित किया मंच से और इसके साथ ही बता दें कि सभी ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां वक्फ संशोधन एक्ट मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन एक्ट पर सुनवाई होगी। देश भर के मुसलमानों की नजरें फैसले पर टिकी हुई हैं। 22 मई को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई थी और दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वक्फ संशोधन एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश सुनाएगा। यह मामला मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष है। कोर्ट ने 22 मई को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज के आदेश को लेकर सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर क्या फैसला आएगा और क्या फैसला सुनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ संशोधन को लेकर आज फैसला आएगा। 22 मई को बता दें कि सभी दलीलों को सुरक्षित रखा गया था और इसके साथ ही अब सबकी निगाहें इस फैसले और सुनवाई पर टिकी हुई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैपिड कार्गो सर्विस की शुरुआत को राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस सेवा से रोजाना 23 से 24 टन सेब और अन्य वस्तुएं सीधे दिल्ली पहुंचाई जा सकेंगी। इससे न केवल किसानों और फल उत्पादकों को लाभ होगा बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उपराज्यपाल ने भारतीय रेलवे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल जम्मू कश्मीर के एकीकरण और प्रगति की दिशा में अहम कदम है। रेलवे और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। रैपिड कार्गो सर्विस यहाँ से प्रारंभ हुई है और प्रतिदिन करीब 23-24 टन सेब या बाकी भी पेरिसेबल गुड्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के नेक्स्ट डे दिल्ली पहुँच सकें। मैं मानता हूँ कि यहाँ के आर्थिक उन्नयन में इस ट्रेन का बड़ा योगदान होगा। आए दिन हम देखते हैं कि टोपोग्राफी के कारण, भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे कभी कभी बंद हो जाती है। इससे काफी फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान हो रहा था। मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत ही बेहतर परिवहन की सुविधा रेलवे ने प्रारंभ की है। मैं भारतीय रेल को धन्यवाद देता हूं और मुझे लगता है कि इससे जहां जम्मू कश्मीर का एकीकरण होगा वहीं कम लागत में किसानों का सामान देश के दूसरे बाजार तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ की इकॉनमी को भी एक बड़ा बूस्ट ये देगी। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चुनावी माहौल के बीच विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी अपनी बात जनता के सामने रखनी चाहिए, लेकिन विपक्ष केवल भ्रमित करने वाले मुद्दे पर फोकस कर रहा है। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी बार शपथ लेने के बाद बिहार में शुरू हुई विकास परियोजनाओं का जिक्र किया और कहा कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है ताकि बिहार को विकसित राज्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी दल सकारात्मक सोच के साथ बिहार के विकास के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति ने राज्य का नुकसान किया है। चुनाव का समय है, सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातों को रखेगा। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से बिहार में प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक के बाद एक विकास की बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जिसमें सिर्फ शिलान्यास ही नहीं उद्घाटन भी उसमें शामिल है। आप पटना का ही एयरपोर्ट देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। कल पूर्णिया का एयरपोर्ट, एम्स हो, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए छोटी बड़ी तमाम परियोजनाओं को इस सोच के साथ कि किस तरीके से बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके। अब ऐसे में अगर विपक्ष को
ये सारी बातें नहीं दिखती और उनको सिर्फ भ्रमित करने वाले मुद्दों को ही जनता के बीच लेकर जाना है। एसआईआर का मुद्दा हो, संविधान का हो, यही सारी बातों को अगर उनको जनता के बीच लेकर जाकर उन्हें भ्रमित करने का ही कार्य करना है, तो ये विपक्ष की सोच हो सकती है। और इसी नकारात्मक सोच ने बिहार का नुकसान किया। बहरहाल एनडीए के तमाम दल एक सकारात्मक सोच के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जिसको जो कहना है वो कहे। मंडी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बाढ़ प्रभावित मंडी और कुल्लू जिले का दौरा किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य मिलकर प्रभावित लोगों को हर संभव मदद जरूर पहुंचाएंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हालात अब सामान्य हो गए हैं। कुछ दिन पहले कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ उग्र आंदोलन प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बता दें कि सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार ने पदभार संभाल लिया है और प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। और इसके साथ ही बता दें कि काठमांडू में हालात काफी ज्यादा पहले चिंताजनक थे, लेकिन अब हालात सामान्य हो गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अब सुशीला कार्की ने ये पद संभाला है, जहां प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और इसके साथ ही बता दें कि काठमांडू में अब हालात काफी ज्यादा सामान्य होते हुए नजर आए हैं और अभी भी मुस्तैदी के साथ निगरानी रखी जा रही है ताकि हालात बेकाबू ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अब हालात काफी ज्यादा सामान्य हो गए हैं। मुंबई में बता दें कि तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके कारण वाडला इलाके में ट्रेन रुक गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेन में फंसे सभी 17 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। यात्रियों को सुबह सुरक्षित निकालने के बाद बता दें कि मुरैना की खराबी को ठीक किया गया और ट्रेन ने अपनी आगे की यात्रा जारी की। एमएमआरडीए के जनसंपर्क अधिकारी ने पुष्टि की है कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मुंबई से एक खबर है जहां बता दें कि थोड़ी देरी और थोड़ी तकनीकी खराबी देखने को मिली और 17 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इसके साथ ही अधिकारी ने कहा कि यदि यात्रियों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और इसके साथ ही तकनीकी खराबी को ठीक करने के बाद बता दें कि ट्रेन ने दोबारा से अपनी रफ्तार पकड़ी और इसके साथ ही दोबारा फिर से ट्रेन को शुरुआत किया गया, जहां पुष्टि करते हुए कहा गया कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि मुंबई में तकनीकी खराबी ट्रेन में देखने को मिली, जिसके बाद यात्रियों को बता दें कि कुछ हद तक परेशानी देखने को मिली, लेकिन इसके साथ ही जल्द ही तकनीकी खराबी को ठीक करने के बाद अधिकारियों की ओर से पुष्टि करते हुए बयान सामने आया, जहां कहा गया कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और इसके साथ ही तकनीकी खराबी को ठीक करने के बाद ट्रेन को दोबारा से शुरू किया गया। पुंछ जिले के मडेर उपमंडल के गांव में भारी बारिश और जमीन धंसने के खतरे के चलते लगभग 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर संचारित किया गया। बारिश के कारण कुछ आवासीय ढांचों में दरारें आ गई। स्थानीय प्रशासन और एक गैर सरकारी संगठन प्रभावित लोगों को जरूरी राहत सामान और सहायता प्रदान कर रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। पुंछ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद 400 लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए हैं। और इसके साथ ही हालात को सुधारने की कोशिश लगातार की जा रही है। प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्यों में लगा हुआ है और राहत कार्यों में तेजी लाई जा रही है, जिससे लोग सुरक्षित रहें। और इसके साथ ही बता दें कि धंसने के बाद 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है ताकि उन तक कोई भी मुसीबत ना पहुंचे। इसके साथ ही बता दें कि जमीन धंसने से बता दें कि काफी ज्यादा ढांचों में दरारें आई, जिसके बाद 400 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि सहायता पहुंचाई जा रही है और इसके साथ ही राहत सामान लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही प्रशासन भी लगातार राहत बचाव कार्यों में तेजी लाता हुआ नजर आ रहा है।
दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बीच दिल्ली सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर स्थापित किए हैं। मयूर विहार फेज 1 इलाके में लगाए गए इन शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को रहने और खाने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार और भी राहत शिविरों की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा और इसके साथ ही बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिसके बाद बता दें कि प्रशासन और सरकार की ओर से राहत कार्यों को ध्यान में रखते हुए लोगों के लिए शिविरों की स्थापना की गई है और उनमें उनको शिफ्ट किया जा रहा है। जहां शिविरों में बता दें कि लगातार उनके तक राहत सामान पहुंचाए जा रहे हैं, राहत कार्य किए जा रहे हैं और इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित रहें और अपना ध्यान जरूर रखें। और इसके साथ ही बता दें कि जल्द से जल्द कार्य में और ज्यादा तेजी लाने की संभावना देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार निगरानी बनी हुई है। और इसके साथ ही बता दें कि सरकार की ओर से कहा है कि अगर और भी ज्यादा जरूरत होगी तो और भी शिविरों की स्थापना की जाएगी ताकि लोग सुरक्षित रहे और उनमें भय का माहौल बिल्कुल भी देखने को ना मिले। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना किनारे रह रहे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो उनके लिए शिविर की स्थापना की गई है जहां वो शरण ले चुके हैं और उसके साथ ही वहीं अपना भरण पोषण करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन भी लगातार राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है जहां उन तक खाना भी पहुंचाया जा रहा है। मुंबई में भारी बारिश से महानगर की रफ्तार एक बार फिर से थम गई है। जो है शहर के बता दें कि कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सबसे ज्यादा परेशानी बता दें कि किंग सर्कल रेलवे स्टेशन क्षेत्र में देखने को मिली, जहां पानी भर जाने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। बारिश के कारण सड़क यातायात भी बाधित हुआ और ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ा। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे आवश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। इसके साथ ही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ते जलमग्न हो गए हैं और बारिश से सड़कें यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जहां घंटों बता दें कि ट्रैफिक में और इसके साथ ही लोग खड़े होते हुए नजर आए हैं। जाम की स्थिति इतनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है कि लोग बता दें कि काफी देर तक वहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और रास्ते जलमग्न हो गए हैं, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रेन सेवाओं पर किस तरह से असर पड़ा है क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब तकनीकी खराबी का भी वजह बनती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही बता दें कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। यातायात बुरी तरह से ठप और प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ट्रैफिक जाम की स्थिति काफी ज्यादा बनी हुई है क्योंकि इतना ज्यादा पानी है और इतनी ज्यादा समस्या है कि आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जलपाईगुड़ी में लगातार बारिश के कारण बता दें कि नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाकों में पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है और राहत बचाव टीमें भी बता दें कि अलर्ट मोड में है। और इसके साथ ही बता दें कि काफी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इसके साथ ही बता दें कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित रहें। और नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को राहत पहुंचाते हुए उनको शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, निचले इलाकों में पानी घुस गया है। एहतियातन के तौर पर प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्यों में तेजी लाई जा रही है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बता दें कि जहां एक और लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला यूं ही जारी है तो दूसरी ओर अब लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ गया है कि लोग बता दें कि रहने को मुश्किल है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।